गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ऐसा है, हम लोग देख रहे थे कंपनी मीटिंग्स के बारे में। हमने ऑलरेडी सेक्शन 101, 102, 103, 104, 105 देख लिया। साथ में 47 देखा, बट 47 इस चैप्टर से डील नहीं करता, जो वोटिंग राइट्स प्रोवाइड करता है। और 106 देखा, जो रिस्ट्रिक्शंस बताता है, रिस्ट्रिक्शंस ऑन वोटिंग राइट्स। ये जो सेक्शंस है, सभी सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। नोटिस पे भी क्वेश्चंस आते रहते हैं। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, कोरम, चेयरमैन पे नहीं पूछते। प्रॉक्सी एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग राइट में एक आध बार कभी आता है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो अगर हम देखें तो नोटिस को 2 तारे देना चाहिए, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट को 2 तारे, कोरम को 3 तारे, प्रॉक्सी को 3 तारे, और इसको कोई तारे की ज़रूरत नहीं है। चेयरमैन को, रिस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग राइट को 1 तारा, ऐसा बोल सकते हैं इम्पोर्टेंस के हिसाब से अगर देखें तो। ठीक है, क्या ध्रुव तारा नहीं, ध्रुव तारा अलग होता है, तो तारा ठीक है, होता है। 106, फिर 107, 108, 109, 110, ये चारों वोटिंग से डील करते हैं। इनके ऊपर हम डिस्कशन चालू करेंगे। तो 107 सबसे पहले, तो 107 बताता है वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स। सबसे पहला प्रकार, शो ऑफ हैंड्स, तो हाथ दिखा के वोटिंग करना। तो ये सबसे कॉमन प्रकार है वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स, जिसमें कोई भी डिसीजन अगर हमको पारित करना है तो हम सिंपली इसमें लोगों को बोलते हैं हम ये डिसीजन लेना चाहते हैं, तो लोग फिर उसमें हाथ बताएंगे और वोटिंग हो जाएगी। पहले हम शो ऑफ हैंड्स देखते हैं, फिर इसके बाद एक बार हम देखेंगे वोटिंग कैसे क्या होती है, तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन। उसके बाद फिर हम इलेक्ट्रॉनिक मीन्स वगैरह बाद में देखेंगे। तो पहले 107 पढ़ते हैं। 107 बोलता है एट एनी जनरल मीटिंग, कोई भी जनरल मीटिंग में। तो हम अभी जनरल मीटिंग की ही बातें कर रहे हैं, मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था। वैसे कंपनी की 3 प्रकार की मीटिंग होगी, बट हमारा टॉपिक अभी सीमित हो जाएगा सिर्फ जनरल मीटिंग। हम क्रेडिटर्स मीटिंग और बोर्ड मीटिंग की बात नहीं कर रहे हैं। तो जनरल मीटिंग में जब भी एक रेजोल्यूशन को रखा गया है, अ रेजोल्यूशन पुट टू वोट ऑफ द मीटिंग शैल अनलेस अ पोल इज डिमांडेड, जब तक पोल डिमांड नहीं करते 109 में तब तक के, या फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग नहीं हो रही और वोटिंग इज कैरिड ऑन इलेक्ट्रॉनिकली। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में भी वहाँ शो ऑफ हैंड्स नहीं होगा। मैं घर पे बैठा हूँ, घर पे बैठ के हाथ दिखा रहा तो थोड़ी चलेगा। तो वहाँ पे पोल रहता है, वहाँ पे एक्चुअली में बैलेट पेपर्स दिखते हैं। तो बैलेट पेपर्स आपके कंप्यूटर स्क्रीन में दिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बैलेट्स बोलते हैं उसको। बैलेट का मतलब है वो पेपर जिसके ऊपर हम वोटिंग करते हैं। तो उसमें लिखा रहेगा, जैसे आप कोई भी पर्टिकुलर वोट करना चाह रहे हैं तो ऐसा एक पेपर होता है। इस पेपर में लिखा होगा कि आप जिसको वोट करना चाह रहे हैं उसके सामने एक तो यहाँ चिन्ह बना होगा, जैसे एक पंजा बना होगा, फिर एक कमल बना होगा, ये सब बना होगा, त्रिशूल होगा, धनुष बाण होगा, तो ये सब, झाड़ू होगा, कुछ झाड़ू वाले भी होते हैं, तो झाड़ू, झाड़ू बनी है। तो ये सब जो है ये चिन्ह बने होंगे, यहाँ व्यक्ति का फोटो रहेगा, फिर यहाँ पे का नाम वगैरह रहता है, और उसके बाद यहाँ लिखा होता है आप इसको कितने वोट देना चाहते हैं। अब यहाँ तो सिंगल वोटिंग होती है, प्रेफरेंशियल, लेकिन आपके जो इसकी वोटिंग होती है कंपनी की, तो उसमें 2 डब्बे होते हैं। आप यस बोलना चाह रहे हैं या नो, और यस में कितने फेवर में दे रहे हैं, कितने, यानी आप अगर वोट कर रहे हैं तो कितने हाँ बोल रहे हैं, कितने ना बोल रहे हैं। जैसे मेरे पास 1000 वोट है, मैं 400 पे हाँ, 400 पे ना बोल सकता हूँ, बाकी 200 में वेस्ट हो जाने दूँ, लैप्स हो जाने, ये भी कर सकता हूँ। तो इसलिए 2 रहते हैं, यस वाले कितने हैं वो, और नो वाले कितने हैं। तो ऐसे आपको देना पड़ता है। तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, 400 यहाँ दे दिया, 200 यहाँ दे दिया, और 400 छोड़ दिया, एब्सटेन कर दिया। तो कभी कभी बैलेट पेपर में 3 भी होते हैं, एब्सटेन का भी एक अलग से कॉलम दे देते हैं। एब्सटेन में फिर 400 अलग हो जाएगी। ठीक है, तो ये वोटिंग होती है इस प्रकार से। बैलेट पेपर भी ऐसे होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बैलेट भी ऐसे ही होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक सिर्फ इलेक्ट्रॉनिकली डिस्प्ले होगा, आपको अलग से पेपर्स में नहीं दिखेगा, इलेक्ट्रॉनिकली रहता है, आपको उस पर वोटिंग करना पड़ता है। ठीक है, फिर इसको फोल्ड करके अपन डाल देते हैं डब्बे में। ठीक है, तो कंप्यूटर फोल्ड करो, नहीं कंप्यूटर में ऐसा नहीं होगा, उसमें डायरेक्टली वोटिंग, जैसे ही आप वोट पे क्लिक करते हैं ओटीपी आता है, ओटीपी के थ्रू वोटिंग कंप्लीट हो जाती है। तो
आजकल जैसे लोकसभा राज्यसभा की भी ऐसी नहीं होती, पहले ऐसी वोटिंग होती थी। आजकल तो वो सब बटन दबा के ही होती है। अब कोई भी बटन दबाओ, अल्टीमेटली वोट जाता है बीजेपी को, ऐसा बोलते हैं बोलते हैं। लोग क्या है ना, लोग कुछ ना कुछ बहाने बनाते रहते हैं, हम हारे क्यों, तो वो हार के जिम्मेदार खुद को तो मानेंगे नहीं। जीते तब नहीं बोलते ऐसा कि अरे वो वोटिंग उधर जा रही वगैरह, जीते तब कुछ नहीं, लेकिन जब हारे तब जरूर बोलेंगे कोई भी बटन दबाओ वोट जाएगा बीजेपी को। होता है। सबने किया झामल झामल, चुन के आया कमल कमल। रहता है। कमल ही चुन के आ रहा है अभी काफी टाइम। तो ऐसा बोलते हैं ना, कौन से वो एक चल रहा था बीच में, मोदी की आंधी है वगैरह, आंधी चल रही थी एक टाइम, फिर अभी आंधी गई, हो गया। हाँ, मोदी की नहीं है आंधी, अब की बार राहुल गांधी। नहीं, राहुल गांधी नहीं, उसको नहीं बुलाएंगे अपन, कुछ भी। तो खैर, तो वोटिंग जो है, अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग नहीं हो रही है और पोल डिमांड नहीं हुआ है, तो शैल, ये वोटिंग कैसी होना चाहिए, बी डिसाइडेड बाय शो ऑफ हैंड्स। तो शो ऑफ हैंड्स से होना चाहिए। जैसे ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट, हम बोल रहे हैं कौन कौन व्यक्ति इस पर्टिकुलर फॉर्म को ऑडिटर अपॉइंट करना चाहता है, फिर सब लोग ऐसे बैठे रहेंगे, सब लोग ऐसे हैंड रेस करेंगे, शो ऑफ हैंड्स। तो हम गिनेंगे कितने लोग हैं, और गिनने के बाद डिसाइड करेंगे इतने लोग हैं टोटल, उसमें से इतने लोगों ने हाँ बोला, बाकी लोगों ने नहीं बोला। नहीं हो जाएगा, या एब्सटेन भी हो सकते हैं, कुछ भी नहीं बोला। तो ऐसे केसेस में हम लोग उनकी वोटिंग काउंट करके सीधा सीधा लिखते हैं। कौन ना बोल रहा है वो भी पूछ सकते हैं, कितने लोग हाँ बोलते हैं, फिर हैंड रेस करेंगे, फिर कितने लोग नहीं बोलते हैं, फिर वो हैंड रेस करेंगे, फिर उनकी काउंटिंग होंगी टोटल, और फिर उसमें से दोनों में हैंड रेस नहीं करना, ऐसे लोगों को चेयरमैन बाहर भगा सकता है। तो जो चकल्लस कर रहे हैं, अपन ने पढ़े थे ना, चेयरमैन का काम है कि वो डेकोरम बना के रखें, कोई चकल्लस करने आया मीटिंग में तो उसको भगा सकते हैं। तो दोनों में हैंड रेज नहीं कर देना, हाँ भी बोल रहे ना भी बोल रहे। शो ऑफ हैंड्स में वैसा नहीं चलता, शो ऑफ हैंड्स में एक ही चलेगा। हाँ, अगर आप वोटिंग बाय पोल कर रहे हो तो फिर आपको ये अलाउड होता है, कुछ रेजोल्यूशन में हाँ, कुछ वोट्स में हाँ, कुछ वोट्स में ना। लेकिन अगर आप शो ऑफ हैंड्स कर रहे हैं तो एक ही बार, ठीक है। तो 1 पर्सन 1 वोट का कॉन्सेप्ट, वहाँ आप 2 वोट यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो जनरल मीटिंग में जब भी कोई रेजोल्यूशन वोट के लिए रखा जाता है, तो इट शैल अनलेस अ पोल इज डिमांडेड, और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग जब तक के नहीं करते तब तक के इट शुड बी डिसाइडेड बाय शो ऑफ। अब वो कोई मोटिव नहीं है, मुझे भी थोड़ा ऐसा अजीब ही लगता है वो, यानी कोई इलॉजिकल है, कोई इसमें लॉजिक नहीं है कि हाँ भी बोल रहे नहीं भी बोल रहे, अजीब सा रूल है वो। लेकिन फिर भी एक रखा हुआ है अधिकार, है बस। मैं भी आपको बताया था ना, ये थोड़ा अजीब लगता है बट है, रखा है ये, इसके पीछे का कोई लॉजिक नहीं समझा मुझे, दिया गया ऐसा। वाला जो पॉइंट था ना कि कुछ में हाँ, कुछ में ना, कुछ में कुछ नहीं, अजीब सा रूल है, ऐसा होना ही नहीं चाहिए ना। आप या तो हाँ बोलोगे या नहीं बोलोगे। आप ऐसा थोड़ी हो सकता है कि हाँ को अपॉइंट करो भी, हाँ नहीं नहीं मत करो, तो ऐसा दोनों थोड़ी होगा। तो लेकिन दिया है, और ये हुआ है, एक्चुअल में होता भी है, क्योंकि मेरे को भी लग रहा था लिखा तो है, होता कि नहीं, तो हमने क्लास से वोटिंग करके देखे और हो गया ये, दैट मीन्स होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग जब होती है तो उसमें आप घर बैठे बैठे कर सकते हैं। तो अभी अगर चालू होगी तो अपन भी ट्राई कर लेंगे एक आध वोटिंग, यहाँ पे बैठे बैठे एक आध वोट करके देखेंगे कैसे वोटिंग होती है, आपको पता लगेगा, ठीक है। तो चालू होंगी, कोई ना कोई चलता ही रहता है वोटिंग वगैरह। तो शो ऑफ हैंड से वोटिंग होती है 107 के हिसाब से। डिक्लेरेशन बाय द चेयरमैन ऑफ पासिंग ऑफ द रेजोल्यूशन और अदरवाइज, तो रेजोल्यूशन पास हुआ या नहीं हुआ बाय शो ऑफ हैंड्स, एंड इसकी एक एंट्री की जाती है इन दी मिनट्स बुक। मिनट बुक्स ये बनती है आखिर में, जब पूरी मीटिंग हो जाती है उसके बाद एक मिनट्स बनते हैं जिसमें लिखा होता है कि ये डिसीजन हो चुका है या नहीं हुआ, एज द केस में भी। एंड इट शैल बी द कंक्लूसिव एविडेंस, ये फाइनल एविडेंस होता है। मिनट्स में एंटर कर दिया ना, तो इट इज द फाइनल एविडेंस ऑफ पासिंग ऑफ द रेजोल्यूशन और अदरवाइज, पास हुआ या नहीं हुआ, इसका फाइनल एविडेंस इससे पता लगता है, ठीक है। तो ये 107 है, इसमें कुछ खास नहीं है, सिर्फ इतना ही बताया शो ऑफ हैंड से वोटिंग हो सकती है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, पोल देखने के पहले, पहले पोल देखेंगे बट उसके पहले रेजोल्यूशंस के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। 114 पृष्ठ क्रमांक 11.24 रेजोल्यूशंस। रेजोल्यूशन का सिंपल हिंदी में अगर आप भावार्थ निकालें तो उसका मतलब निकल के आता है एक संकल्प,
संकल्प लेना उसको रेजोल्यूशन बोलते हैं। जैसे न्यू ईयर रेजोल्यूशन, मैं इस बार पहले दिन से पढ़ाई चालू कर दूंगा, तो ये हो जाता है रेजोल्यूशन, यानी आपने संकल्प ले चुका है। तो जो संकल्प ले चुके होते हैं उसको रेजोल्यूशन बोलते हैं। जब तक संकल्प लिया नहीं गया, जब तक रिजॉल्व नहीं किया गया, तो इट इज कॉल्ड एज मोशन। तो टेक्निकली स्पीकिंग इट शुड नॉट बी कॉल्ड एज द रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन का मतलब है द फाइनल डिसीजन ऑफ द मीटिंग, जो हो चुका है। अगर आपने वो डिसीजन ले चुका है देन इट इज अ रेजोल्यूशन। नहीं लिया है, जब तक डिसीजन नहीं हुआ, इट शुड बी कॉल्ड एज अ मोशन। ये मोशन कहलाता है। तो एक प्रपोजल को मूव किया जाता है। तो जैसे कि आपने अगर मिनट्स का ड्राफ्टिंग देखे होंगे फाउंडेशन में, वैसे तो थी, बट पता नहीं मुझे आपने कितनों ने अच्छे से देखे, कई लोगों ने इग्नोर किया था तो बीसीआर को। उसमें आपने देखा होगा कि मिनट्स जब बनते हैं उसमें लिखा होता है रेजोल्यूशन कौन सा पास हो रहा है, प्रपोज्ड बाय एंड सेकेंडेड बाय, ऐसा लिखा होता है। तो पता नहीं उतना डीप में देखे गया था क्या ऐसा कुछ? कुछ लोग बोल रहे था, कुछ बोल रहे नहीं था। तो उसमें बस फॉर्मेट में लिखा होता है प्रपोज्ड बाय एंड सेकेंडेड बाय। तो उसमें क्या होता है ना, एक प्रपोजर होता है या मूवर भी बोलते हैं उसको। जैसे एक डिसीजन लेना है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को अडॉप्ट करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अडॉप्ट करना है, तो ऐसे केस में एक व्यक्ति आएगा, डायरेक्टर में से ये कोई एक रहता है, वो बोलता है कि मैं ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स अडॉप्ट करवाना चाहता हूँ और मैं ये आप सबके सामने रख रहा हूँ। ही इज कॉल्ड एज मूवर। जो प्रपोज कर रहा है, ही इज प्रपोजिंग द रेजोल्यूशन, प्रपोजर हो गया वो। प्रस्ताव रख रहा है कि मैं ये करवाना चाहता हूँ। फिर एक दूसरा डायरेक्टर आएगा, वो बोलेगा कि मैं भी ये करवाना चाहता हूँ, आई सेकेंड करता है। इसके बाद चेयरमैन बोलता है कि ये दो डायरेक्टर जो करना चाहते हैं, क्या आप सब भी इसको अडॉप्ट करना चाहते हैं? फिर लोग फिर वहाँ पे शो ऑफ हैंड से फिर वोट करते हैं। तो वो वोटिंग के लिए चेयरमैन सामने रखता है। तो 3 जन होते हैं इसमें। एक होता है प्रपोजर, मूवर भी बोलते हैं उसको, मूवर या प्रपोजर। दूसरा होता है जो सेकेंड करता है उसको, सेकेंडेड बाय, तो वो व्यक्ति रहता है। और तीसरा व्यक्ति चेयरमैन इसको रखता है फिर सबके सामने, और सब लोग इस पर वोटिंग करते हैं। वोटिंग काउंट होने के बाद फाइनल डिसीजन बताया जाता है। तो रेजोल्यूशन ये प्रकार बताएं, ऑर्डिनरी, स्पेशल। बाकी स्पेशल नोटिस अभी पढ़ने के हैं, बाद में पढ़ेंगे। सर्कुलेशन ऑफ मेंबर्स रेजोल्यूशन बाद में पढ़ेंगे। पोस्टल बैलेट बचा है, और कुछ रेजोल्यूशंस एग्रीमेंट्स को रजिस्टर करना पड़ता है 117 के हिसाब से, वो अभी हम पढ़ने के हैं। तो रेजोल्यूशन का मतलब क्या है? रेजोल्यूशन रेफर्स टू द डिसीजन ऑफ मीटिंग। डिसीजन हो चुका है तो रेजोल्यूशन। Thus, once the motions have been put to the members के सामने एक मोशन रख दिया गया है, and they have been voted in favor of, तो इन फेवर उसको अगर वोट किया, जब फेवर होगा तभी ही इट बिकम्स अ रेजोल्यूशन। तो रेजोल्यूशन तभी बनेगा जब इन फेवर हुआ है, क्योंकि संकल्प तभी हुआ, डिसीजन तभी हुआ। अगर संकल्प हुआ नहीं, वोटिंग करने रखे थे, लोगों ने डिसाइड नहीं किया, लोगों ने बोले नहीं हम ये नहीं करना चाहते, तो संकल्प नहीं हुआ, इट वॉज नॉट रिजॉल्व। तो रिजॉल्व नहीं हुआ तो इट इज नॉट कॉल्ड एज रेजोल्यूशन। ठीक है, भले ही बोलने को हम लोग जनरली बोलते हैं रेजोल्यूशन हर केस में, लेकिन टेक्निकली रेजोल्यूशन तभी बोलना चाहिए जब डिसीजन हो चुका है। जब तक डिसीजन नहीं हुआ इट इज ओनली अ मोशन। विथ रिस्पेक्ट टू जनरल मीटिंग 3 काइंड्स ऑफ रेजोल्यूशंस हो सकते हैं, ऑर्डिनरी, स्पेशल एंड रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस। ये अलग से पढ़ेंगे, ये थोड़ी अलग चीज है। मोशन यानी वही जो प्रपोजल, जो प्रस्ताव रखा गया है। अ प्रपोजल मेड एट अ मीटिंग बाय एनी मेंबर इज कॉल्ड एज अ मोशन, व्हेन पास्ड इज कॉल्ड अ रेजोल्यूशन। मोशन जब पास हो जाएगा तब उसको हम रेजोल्यूशन बोलते हैं। अ पर्सन प्रपोजिंग अ मोशन इज कॉल्ड एज मूवर। तो प्रपोजर भी कहलाता है या मूवर भी बोलते हैं। ही मूव्स द रेजोल्यूशन, कि मैं ये करना चाहता हूं। अ मोशन मस्ट बी साइंड बाय इट्स मूवर। अ मोशन मे बी पास्ड एज ओरिजिनली मूव्ड, वैसा का वैसा लोग वोटिंग करके हाँ बोल सकते हैं, या कुछ उसमें अगर चेंजेस करना है तो वो भी किया जा सकता है। तो अ मोशन मे बी पास्ड एज ओरिजिनली मूव्ड और विथ सर्टन अमेंडमेंट्स प्रपोज्ड ड्यूरिंग द मीटिंग। मोशन में रिलेट टू इवन द क्लोजर ऑफ डिस्कशन, पोस्टपोनमेंट ऑफ डिस्कशन, इससे रिलेटेड भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कोई डिस्कशन जबरदस्ती का बढ़ रहा है, तो कोई व्यक्ति बोल सकता है कि अपन ये वाला पॉइंट छोड़ना चाहते हैं, तो कौन कौन मेरे साथ है, इसको अगली मीटिंग में देखेंगे। तो वो उसको अगली मीटिंग के लिए कौन कौन वोट करना चाहता है, तो उसमें भी लोग वोट कर सकते हैं कि ये वाले पॉइंट को हम अगली मीटिंग में डिसाइड करेंगे, तो फिर वो वाला पॉइंट यहाँ पे स्किप हो जाए। ठीक है, तो इट कैन इवन रिलेट टू क्लोजर और पोस्टपोनमेंट ऑफ।
दो प्रकार के रेजोल्यूशंस होते हैं, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एंड स्पेशल रेजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन ये सिंपल मेजोरिटी से निकाला जाता है, सिंपल मेजोरिटी। एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं बोलते हम, सिंपल मेजोरिटी बोलते हैं। जैसे 1 लाख शेयर होल्डर्स हैं, लेकिन मीटिंग में 1 लाख लोग थोड़ी आए, तो मीटिंग में जितने लोग आए हैं उनमें से देखा जाता है कि कितने लोगों ने हाँ बोला और कितने लोगों ने नहीं बोला। इसको हम बोलते हैं सिंपल मेजोरिटी। एब्सोल्यूट बोलते मीन्स सब लोगों को देख के हम बताते, तब एब्सोल्यूट कहलाता है। लेकिन सिंपल का मतलब है अगर 1000 लोग मौजूद थे तो 1000 लोगों में से जिन्होंने वोट किया तो कितनों ने हाँ बोला, कितनों ने नहीं बोला। अगर हाँ वाले ज़्यादा हैं, नहीं वाले कम हैं, तो ये सिंपल ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हो गया सिंपल मेजोरिटी से। ठीक है, तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन ये सिंपल मेजोरिटी रेजोल्यूशन होता है। इसमें द वोट्स कास्ट इन फेवर ऑफ द रेजोल्यूशन शैल बी मोर देन द वोट्स कास्ट अगेंस्ट द रेजोल्यूशन इफ एनी। तो सिंपली ये है कि कितने फेवर में है वो ज़्यादा होना चाहिए अगेंस्ट से। ये हो गया ऑर्डिनरी। फेवर वाले जो है ये ज़्यादा होना चाहिए। तो सब मैटर्स रिक्वायरिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, ऐसे कौन कौन से मैटर्स है जिसमें ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से काम हो जाता है? इंक्रीज द शेयर कैपिटल, आपको ऑथोराइज शेयर कैपिटल अगर बढ़ाना है तो, जैसे हमने कंपनी चालू किए थे, ऑथोराइज कैपिटल 1 लाख रुपए लगा था, लेकिन हमको लग रहा है कि अब कंपनी बड़े पैमाने पे काम कर रही है, अब 10 लाख रुपए लगाने की ज़रूरत है, तो हम अपने ऑथोराइज कैपिटल को बढ़ा सकते हैं। तो ये हम पढ़ने के हैं, सेक्शन नंबर 61 में ये होता है। तो अपन अभी डायरेक्टली यहाँ पे आए, जब हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे मेमोरेंडम ऑल्टरेशन में हम देखेंगे कि मेमोरेंडम बदल के हम ऑथोराइज रेजोल्यूशन, ऑथोराइज कैपिटल को बढ़ा सकते हैं बाय ऑर्डिनरी। ये सेक्शन 61 में है। फिर टू अपॉइंट डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, होल टाइम डायरेक्टर्स, इसके लिए भी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड होता है। टू अडॉप्ट एनुअल अकाउंट्स, अकाउंट्स अडॉप्ट करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अडॉप्ट करना, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। डिविडेंड्स डिक्लेयर करना, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। वाइंड अप कंपनी वॉलेंटरीली, अपनी इच्छा से वाइंड अप करवाना है, तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। टू गिव कंसेंट फॉर सेलिंग अंडरटेकिंग ऑफ द कंपनी, तो अपनी अंडरटेकिंग बेचना है पूरी की पूरी, तो ऐसे केस में भी कंसेंट ली जाती है, और ये भी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से होती है। कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें स्पेशल रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड है। स्पेशल रेजोल्यूशन क्या है? तो ये 3/4 मेजोरिटी से होता है। ये मोर देन 50% है, ये मोर देन और इक्वल टू 75%। 3/4 का मतलब 75, यानी अगर 4 वोट है तो उसमें से कम 3 ने हाँ बोलना चाहिए, एक अगेंस्ट रहेगा तो चलेगा। तो यहाँ पे 3 इन फेवर होना, एक अगेंस्ट रहा तो चलता, यहाँ पे इक्वल भी रहा तो चलता। ठीक है, तो एग्जैक्ट 75% भी। तो ये एक्ट में लिखा हुआ है, ये तो मैंने अभी आसान शब्दों में बताया, बाद में हम इसकी एक्चुअल वर्डिंग्स ऑफ द एक्ट भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्पेशल रेजोल्यूशन, सम मैटर्स रिक्वायरिंग स्पेशल रेजोल्यूशन, ऐसे कौन कौन से मैटर्स है जिसमें स्पेशल रेजोल्यूशन की आवश्यकता होती है? पहला है टू ऑल्टर द ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स बदलना है। आपकी कंपनी आपने बनाए थे किसी पर्टिकुलर काम के लिए, अब आपको वो काम चेंज करना है। आपने बनाया था, समझो कंपनी बनाया था लर्निंग के लिए, टीचिंग वगैरह के लिए, लेकिन आपको लगता है यार टीचिंग वगैरह के बिजनेस में कुछ नहीं बचा, चलो अपन सब्जी भाजी बेचते हैं। एग्जाम्पल है, वास्तविकता से संबंध नहीं है। या इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बेचते हैं, मोबाइल लैपटॉप ये बेचना चालू कर दिया हमने, तो ऐसे केस में हमको ऑब्जेक्ट चेंज करना है, तो यहाँ पे स्पेशल रेजोल्यूशन लगता है, क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ है। लोगों ने जब पैसा दिए होंगे, कंपनी में पैसा लगाए होंगे, तो ये सोच के लगाए होंगे ये लोग टीचिंग करते हैं, टीचिंग अच्छी करते हैं, तो इसीलिए पैसा दिया गया। बाद में हम वो टीचिंग का ऑब्जेक्ट चेंज करके हम चीज़ें बेचना चालू करेंगे, तो लोग हो सकता है कि उसके लिए तैयार ना हो, लोग बोलें कि नहीं ये तो गलत है, हमने इसके लिए तो पैसा नहीं दिया, इसीलिए ये बड़ा डिसीजन हो जाता है। तो इसके लिए फिर स्पेशल रेजोल्यूशन, 75% लोग हाँ बोल देते हैं तो ये किया। ठीक है, तो बाकी जो 25% नहीं बोल रहे हैं उन लोगों को फिर ऑप्शन नहीं होता, उनको सुनना पड़ता है जो मेजोरिटी बोल रही है। ठीक है, कुछ एकदम ही बहुत बड़े केसेस है जैसे ऑब्जेक्ट चेंज होना, तो वहां कई जगह एग्जिट ऑप्शन दिया गया है, बाकी हर जगह नहीं होता एग्जिट ऑप्शन, बट ये बहुत ही बड़ी चीज़ है ऑब्जेक्ट बदलना, इसीलिए यहाँ एग्जिट ऑप्शन मिलता है। जो व्यक्ति चाहता है कि नहीं ये ऑब्जेक्ट मैं इससे सहमत नहीं हूँ, तो उसको एग्जिट ऑप्शन देते हैं कि तुम अपना पैसा लेके कंपनी से बाहर हो सकते।
ठीक है, ऑप्शन है, कंपलसरी नहीं होता, वो चाहे तो बाहर हो। तो ऑल्टर द ऑब्जेक्ट स्पेशल रेजोल्यूशन, प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना है। रजिस्टर्ड ऑफिस आपका समझो अभी यहाँ पे था नागपुर में, अब नागपुर से आप मुंबई जा रहे हैं, तो ये चीज़ के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन। फिर ऑल्टर द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स में अगर बदलाव करना है, ये भी पढ़ने के हैं, सेक्शन 14 में पढ़ेंगे। ये सब अलग अलग सेक्शन है, ये 12 और 13 है, ये 14 है, एक एक करके देखेंगे। रिडक्शन ऑफ कैपिटल, तो कैपिटल इंक्रीज करना है तो यहाँ पे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लगता है, लेकिन रिडक्शन करना है, रिड्यूस करना है, तो स्पेशल रेजोल्यूशन। ये सेक्शन 66 में पढ़ेंगे, सेक्शंस याद हो जाएंगे, ये सब जितने भी काम के सब लाइन से याद हो जाएंगे। टू चेंज द नेम ऑफ कंपनी, सेक्शन 13 और 16 में ये पढ़ेंगे हम, नेम कैसे क्या ऑल्टर हो सकता है, ये भी बड़ी चीज़ है, कंपनी का पूरा नाम ही चेंज कर रहे हो आप, तो स्पेशल रेजोल्यूशन लगता है। टू पे इंटरेस्ट आउट ऑफ कैपिटल, कैपिटल में से इंटरेस्ट पे करना, जैसे हमको पे करना था बट लॉसेस हैं, कैपिटल में से कर सकते हैं लेकिन स्पेशल रेजोल्यूशन। कंपनी को वाइंड अप करना है थ्रू एनसीएलटी, तो स्पेशल रेजोल्यूशन। वॉलेंट्री वाइंडिंग अप में ऑर्डिनरी लगता है, बट एनसीएलटी ट्रिब्यूनल के थ्रू करना है तो स्पेशल लगता है। सो याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये कहीं पूछा नहीं जाता आपको, ठीक है। हाँ, लेकिन जितने जो पॉइंट पढ़ेंगे हम उसके साथ में काम आएगा, जैसे हम जब ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे वहाँ मैं बताऊंगा कि यहाँ स्पेशल रेजोल्यूशन है, तो ऑब्जेक्ट ऑल्टरेशन में आपको उसकी ज़रूरत पड़े, ठीक है। तो यहाँ पे ये रटने की ज़रूरत नहीं है, हम स्पेसिफिक जब टॉपिक्स पढ़ेंगे ऑटोमेटिक याद रहेगा कि रिडक्शन ऑफ कैपिटल है तो स्पेशल लगता है, इंक्रीज ऑफ कैपिटल है तो ऑर्डिनरी लगता है, सेक्शंस भी याद हो जाएंगे। तो ऑर्डिनरी एंड स्पेशल रेजोल्यूशन सेक्शन 114 बताता है। तो 114 क्या बताता है, रेजोल्यूशन ऑर्डिनरी कब रहेगा, पहले बोला है ऑर्डिनरी के बारे में, सबसेक्शन 1 बताता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, सबसेक्शन 2 बताता है स्पेशल रेजोल्यूशन। तो ऊपर तो हमने जनरल बातें कर ली, ऑर्डिनरी यानी जिसमें 50% से ज़्यादा लोग हाँ बोल दें तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हो गया। ध्यान रखो, इसको कंफ्यूज मत करना ऑर्डिनरी बिजनेस और स्पेशल बिजनेस से, पहले ही बताया था वैसे मैंने, तो भी फिर से बता रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना इसमें। तो रेजोल्यूशन को हम ऑर्डिनरी बोलेंगे इफ द नोटिस रिक्वायर्ड अंडर दिस एक्ट हैज बीन ड्यूली गिवन, तो पहली रिक्वायरमेंट है नोटिस प्रॉपरली दे देना चाहिए आपने, तो नोटिस तो देंगे, नहीं तो मीटिंग ही वैलिड नहीं है, रेजोल्यूशन का मकसद ही नहीं है। एंड इट इज़ रिक्वायर्ड टू बी पास्ड बाय, तो कैसे पास करना है, तो इट इज़ रिक्वायर्ड टू बी पास्ड बाय वोट्स कास्ट, जितने वोट्स कास्ट हुए, फिर वो शो ऑफ हैंड से हो, इलेक्ट्रॉनिकली हो, या कैसे भी हो, पोल हो, एज द केस में भी, वेदर ऑन शो ऑफ हैंड्स, इलेक्ट्रॉनिकली और पोल एज द केस में भी, इन फेवर, तो ये जो ब्रैकेट में दिया हो इसको अभी स्किप करो, वोट्स कास्ट इन फेवर ऑफ द रेजोल्यूशन इंक्लूडिंग कास्टिंग वोट्स, इसको भी अभी का स्किप करो, ऑफ द चेयरमैन, तो वोट्स कास्ट इन फेवर ऑफ द रेजोल्यूशन बाय मेंबर्स हु बीइंग एंटाइटल्ड टू डू सो, ये भी अभी स्किप करो, वोट इन पर्सन और प्रॉक्सीज वेर अलाउड बाय प्रॉक्सी और बाय पोस्टल बैलेट एक्सीड्स, तो वोट्स कास्ट, पहले बोला है वोट्स कास्ट इन फेवर ऑफ द रेजोल्यूशन बाय मेंबर्स एक्सीड द वोट्स इफ एनी कास्ट अगेंस्ट द बाय द मेंबर्स सो एंटाइटल्ड, इन सिंपल टर्म्स जहां पे वोट्स कास्ट ये एक्सीड हो रहे हैं वोट्स अगेंस्ट, वोट्स कास्ट इन फेवर, ये वोट्स कास्ट अगेंस्ट से एक्सीड हो रहे हैं, तो ये हो गया ऑर्डिनरी, ठीक है। फिर से जो ब्रैकेट में डाले उतना छोड़ के पढ़ रहा हूँ आसान करने के लिए, बाद में ब्रैकेट वाली चीज़ पढ़ते हैं। तो एक रेजोल्यूशन को हम ऑर्डिनरी बोलेंगे अगर नोटिस में लिख दिया था कि प्रॉपर ये रेजोल्यूशन पास करना है एंड इट इज़ रिक्वायर्ड टू बी पास्ड, और ये कैसे पास करना है, बाय वोट्स कास्ट इन फेवर ऑफ द रेजोल्यूशन बाय मेंबर्स एक्सीड्स द वोट्स इफ एनी कास्ट अगेंस्ट द रेजोल्यूशन बाय द मेंबर, तो एंटाइटल्ड, तो इन सिंपल टर्म्स जहां वोट्स कास्ट इन फेवर ये एक्सीड करते हैं दी वोट्स अगेंस्ट, तो ये हो जाता है ऑर्डिनरी, ठीक है। सिंपली ये ध्यान रखना है। अब फिर वो वोट्स जो है वो फिर शो ऑफ हैंड से कास्ट हो रहे हैं, तो शो ऑफ हैंड्स में भी सेम लगेगा, शो ऑफ हैंड्स में वोट्स कास्ट इन फेवर ज़्यादा है और अगेंस्ट कम है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग है तो उसमें भी सेम लगेगा, जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हो रही है तो वोट्स कास्ट इन फेवर ज़्यादा होना चाहिए एंड अगेंस्ट कम होना चाहिए। और पोल है तो वहाँ भी सेम रूल लगेगा, इन फेवर वाले ज़्यादा होना चाहिए, अगेंस्ट वाले कम होना चाहिए।
इंक्लूडिंग कास्टिंग वोट ऑफ चेयरमैन, अगर अलाउड है तो। कास्टिंग वोट के बारे में हमने चेयरमैन के डिस्कशन के टाइम पढ़ा था कि कभी कभी टाई हो जाता है और टाई के केस में एक एक्स्ट्रा वोट मिलता है चेयरमैन को, इसको हम बोलते हैं कास्टिंग वोट। कास्टिंग वोट ये अगर आर्टिकल्स ऑथोराइज करते तभी मिलेगा, तो आर्टिकल्स में लिखा होना चाहिए। तो अगर आर्टिकल्स ये अलाउ करता है तो कास्टिंग वोट ऑफ चेयरमैन को भी इंक्लूड करो, वो जोड़ के फिर वो फेवर में है या अगेंस्ट है वो देखो। बाय मेंबर्स हु बीइंग एंटाइटल्ड सो टू डू, तो जिनको वोटिंग करने का अधिकार है, तो वैसे तो हर इक्विटी वाले को अधिकार होता है, कुछ केसेस रहेंगे जहां प्रेफरेंस को भी अधिकार रहेगा, ठीक है। वोट इन पर्सन, फिर वो पर्सन से वोट करे पर्सनली, जैसे ऑफ हैंड्स में पर्सनल वोटिंग होती है, लेकिन अगर प्रॉक्सी है तो प्रॉक्सी को भी गिना जाएगा वेयर प्रॉक्सी इज अलाउड, अगर अलाउड है तो। पोल डिमांड किया है तो प्रॉक्सी भी वोट कर सकता है, बाय प्रॉक्सी और बाय पोस्टल बैलेट। पोस्टल बैलेट में भी सेम है, ये अपन पढ़ने के हैं, तो पोस्टल बैलेट में बैलेट पेपर्स घर पे भेजे जाते हैं, लोग घर से वोट करके वापस भेजते। एक्सीड द वोट्स कास्ट इफ एनी अगेंस्ट द रिजल्ट, ठीक है, तो ऐसा है। तो थोड़ा इंग्लिश यहाँ पे आपकी अच्छी होना चाहिए, तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है, वैसे आप ये इसको स्किप करके पढ़ोगे तो समझ जाएगा। तो ये एक्चुअल वर्डिंग्स इसीलिए दी गई है ताकि आप कानून पढ़ना भी सीखते जाओ धीरे धीरे। शुरू में हो सकता है थोड़ा हैवी लगे, लेकिन धीरे धीरे इसकी आदत पड़ जाए। और मैं आपको बता ही रहा हूँ कि ये कुछ चीज़ें स्किप कर दो, पहले नॉर्मल पढ़ो, फिर बाद में इनको आप इंटरप्रेट करने में, ठीक है। तो कानून पढ़ना है तो उल्टा पुल्टा लिखा रहता है, आजकल इंग्लिश भी बदल रही है, फेवर की स्पेलिंग बदल गई, कहीं FAVOUR होती थी, अब FAVOR हो गई, इंग्लिश भी बदलती, पहले वोट्स कास्टेड बोलते थे, वोट्स कास्ट बोलते हैं, पता नहीं ऐसा क्यों है, इंग्लिश बदलती है, वोट्स कास्टेड इन फेवर बोलते थे, अब वोट्स कास्ट इन फेवर बोलते हैं। जैसे होता है ना कि सिलेक्ट प्रोडक्ट बोलते हैं आजकल, पहले सिलेक्टेड बोलते थे, अब सिलेक्ट प्रोडक्ट बोलते हैं, देखा होगा आपने कई जगह, ऑफर अवेलेबल ऑन सिलेक्ट प्रोडक्ट ओनली, ऐसा रहता है। तो बदलती है इंग्लिश, ये US इंग्लिश है, पहले अपन इंग्लैंड वाली इंग्लिश पढ़ते थे, UK इंग्लिश, बट ये US इंग्लिश में इन लोगों ने बीच बीच से एक एक अल्फ़ाबेट गायब करना चालू कर दिए। कलर है, COLOUR होती थी, अगर अपन बचपन में पढ़ते थे तो कलर पढ़ते थे, अभी COLOR पढ़ाते। US इंग्लिश में कलर होता है, कलर होता था, लवर, कॉलर, कॉलर कलर कलर होता था, अब कलर बदल गया, तो रंग बदलते हैं इंसान, शब्द भी बदल रहे हैं, ठीक है, होता है। चलो, तो समझा क्या, वोट्स कास्ट इन फेवर, वोट्स अगेंस्ट से ज़्यादा होना चाहिए। समझो हमारी कंपनी की मीटिंग हो रही है, 10,000 लोग शेयर होल्डर्स हैं टोटल, इसमें से 1,000 लोग आते हैं, सिर्फ 1,000 लोग आए, कोरम मौजूद हो गया, कोरम तो 50 लोगों में ही हो जाएगा, 30 लोगों में, तो 30 लोग भी आए तो हो गया, तो ये इतने लोग अटेंड करते हैं, इसमें से समझो 500 लोगों ने वोटिंग नहीं किया, उनको कोई लेना देना नहीं, उनको डिविडेंड और नाश्ता दो ही चीज़ काम की थी। फिर समझो 251 लोगों ने हाँ बोला, हाँ, और 249 लोगों ने ना बोला, तो क्या रेजोल्यूशन पास होगा? 1,000 लोग, 1,000 लोग, 1,000 लोगों में 250 लोग, 251 लोग और 249 लोग, अब बताओ क्या रेजोल्यूशन पास होगा? कैसे? कोरम तो है, कोरम की बात नहीं हो, कोरम तो है, हाँ, वोट्स कास्ट इन फेवर ये ज़्यादा होना चाहिए, इससे इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है टोटल कितने लोग अटेंड कर रहे हैं। इसमें ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के वोट इनवैलिड है, कुछ लोगों ने भलते ही कुछ वोटिंग कर दिए, उनको बराबर बैलेट पेपर में समझा नहीं क्या करना है, उन्होंने भलता ही कुछ कर दिए, तो वो इनवैलिड हो जाते हैं। रहते हैं ना कुछ लोग पहली बार वोट कर रहे हैं, कभी देखे नहीं, बाजू वाले को देख रहे हैं, वो कुछ और कर रहा है, ये कुछ और कर रहा है, तो इसने कुछ भलता ही कर दिया, तो ऐसे केस में अब इसके वोट्स इनवैलिड हो गए। जैसे कभी ऐसा हो सकता है मेरे पास 100 शेयर है, मैंने हाँ में भी 100 शेयर लिख दिया और ना में भी 100 शेयर भी, तो इनवैलिड हो गया, वोटिंग तो किया मैंने लेकिन ये इनवैलिड है, ठीक है, क्योंकि 100 ही शेयर है, 2 वोट थोड़ी मिलेंगे, तो मैंने ज़्यादा वोट कर दिया, या ऐसा कुछ गड़बड़ हो गई जिसके कारण मेरा वोट इनवैलिड हो गया, तो उसको भी इग्नोर करो। तो वोट किया है उसने बट इनवैलिड है, समझो मान लो इसमें 400 लोगों ने वोट किया, 400 लोगों ने एब्सटेन किया मान लो, और 100 के इनवैलिड है,
तो भी ऐसे केस में रेजोल्यूशन पास हो गया, क्योंकि रेजोल्यूशन पास होने के लिए हमको क्या देखना है, सिर्फ ये दो चीज, वोट्स कास्ट इन फेवर शैल बी मोर देन वोट्स कास्ट अगेंस्ट। इसको ही हम बोलते हैं सिंपल मेजोरिटी। हमको एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं देखना है, सिंपल मेजोरिटी, सिर्फ ये दो चीज देखना है। ठीक है, तो इस पे भी क्वेश्चन आता है कि एक मीटिंग हो रही थी, उसमें 1000 लोग मौजूद थे, जिसमें से 400 लोगों ने वोटिंग नहीं किए, फिर 250 लोगों ने हाँ बोले, 240 लोगों ने ना बोले, और 120 वोट इनवैलिड हो गए। क्या वोटिंग हुई, रेजोल्यूशन पास हुआ? तो आप लिखना पड़ेगा यस, रेजोल्यूशन हैज बीन। सिंपल मेजोरिटी देखना है आपको, वोट्स कास्ट इन फेवर ऑफ द रेजोल्यूशन शैल बी मोर देन द वोट्स कास्ट अगेंस्ट। ऐसे बकवास से क्वेश्चन आते हैं, तो आपको अभी क्वेश्चन बैंक दूंगा मैं, तो आपको लगेगा ये एकदम हलवा है, बहुत इजी लगेगा, क्योंकि अपन वैसा डीप में पढ़ते हैं, तो जब क्वेश्चन बैंक पढ़ेंगे तो बहुत आसान लगेगी चीज़ें। तो आपको आज मिल जाना चाहिए था, वैसे मैंने दे दिया था, शायद प्रिंट नहीं हुई है, और अभी स्टाफ आने के हैं पूरे, तो 10 बजे तक आएंगे, तो मैं क्लास से जाने के बाद बोल दूंगा, तो क्वेश्चन बैंक एक चैप्टर का मिल जाए। ठीक है, फिर सबसेक्शन 2, तो सबसेक्शन 1 ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन की बात कर रहा है, ये हो गया ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, ये पास हो चुका है, बाय वोट्स कास्ट इन फेवर इट शैल बी मोर देन द वोट्स कास्ट। और स्पेशल रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन में अगेन सेम चीज है, जब आप नोटिस भेजते हैं तो नोटिस में लिखना पड़ता है कि ये रेजोल्यूशन हम पास करना चाह रहे हैं, एजेंडा होता है, और उसमें ये भी लिखा होता है कि इट विल बी पास्ड एज अ स्पेशल रेजोल्यूशन। तो ये बताना पड़ता है कि ये जो है ये ऑर्डिनरी से पास नहीं होगा, स्पेशल लगेगा इसके लिए। तो स्पेशल बिजनेस नहीं बोल रहा मैं, स्पेशल रेजोल्यूशन में लिखना पड़ता है। जैसे हम कोई नाम बदलना चाह रहे हैं कंपनी का, तो लिखना पड़ेगा कि ये आइटम नंबर 5 है, हम कंपनी का नाम बदलना चाह रहे हैं, एंड ये बदला जा सकता है बाय स्पेशल रेजोल्यूशन। ये चीज़ नोटिस में लिखी होती है, तो ये ऑर्डिनरी से नहीं बदला। तो ये चीज़ पहली बताई गई होती है। तो स्पेशल रेजोल्यूशन क्या रहेगा, तो वो रेजोल्यूशन जिसका इंटेंशन पहले दिया गया है, इंटेंशन टू प्रपोज द रेजोल्यूशन एज स्पेशल रेजोल्यूशन, ये दिया गया है इन दी नोटिस, हैज बीन ड्यूली स्पेसिफाइड इन दी नोटिस। यहाँ भी नोटिस रहेगा, जैसे ऊपर हमने देखा, यहाँ भी नोटिस रहेगा, नोटिस में लिखा रहेगा कि हम इसको एज स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे। कॉलिंग द जनरल मीटिंग और अदर इंटीमेशन गिवन टू द मेंबर्स ऑफ द रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन, इसमें सबसे पहली चीज नोटिस में लिखा होगा, फर्स्ट पॉइंट है, नोटिस में लिखा होगा कि इट इज टू पास्ड एज स्पेशल रेजोल्यूशन। फिर नोटिस शुड बी प्रॉपरली गिवन, इस देना, ये सिंपल वही है, इस प्रॉपर होना चाहिए। प्रॉपर नोटिस हमने ऑलरेडी सेक्शन 101 में पढ़े थे, शुड बी टू एवरी पर्सन इंटाइटल्ड, 21 क्लियर डेज का नोटिस, ये सब चीज़ होना चाहिए, तभी मीटिंग वैलिड। और थर्ड पॉइंट जो बोला गया है, इसमें बोला है वोट्स कास्ट इन फेवर, वोट्स इन फेवर, ये अगर 3 है तो वोट्स कास्ट अगेंस्ट ये 1 होना चाहिए। 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं। इन सिंपल टर्म्स हम बोल सकते हैं कि कम से कम 3 लोगों ने हाँ बोलना चाहिए हर एक के विरुद्ध। टोटल 4 लोगों ने वोट किया है तो 3 का हाँ होना चाहिए। इन सिंपल, एकदम ही सिंपल टर्म्स में बोलो तो 75% और मोर, इट इंक्लूड 75%। यहाँ 50% से ज़्यादा ही चाहिए, यहाँ 50% और मोर नहीं है, यहाँ ज़्यादा ही चाहिए, बट यहाँ इक्वल टू भी चलता है। ठीक है, यहाँ इक्वल टू नहीं चलता, यहाँ मोर ही चाहिए। ठीक है, तो 100 वोट है, उसमें से 50 ने हाँ 50 ने ना बोले तो रेजोल्यूशन पास नहीं होता, 50 से ज़्यादा होना चाहिए। फिर स्पेशल रेजोल्यूशन में द वोट्स कास्ट इन फेवर ऑफ द रेजोल्यूशन वेदर ऑन शो ऑफ हैंड्स, अब इसको फिर ब्रैकेट में डाल देते हैं, यहाँ तक के डाल देते हैं, पूरा एक साथ बाद में पढ़ लें। Votes cast in favor of the resolution are required to be not less than 3 times the number of votes cast against the resolution by the, तो 3 times, thrice, 3 गुना होना चाहिए। तो ये 1 है तो उसका 3 गुना फेवर होना चाहिए। ठीक है, तो इफ दिस इज 1, ये 3 होना चाहिए, 3 गुना, 3 टाइम्स। ठीक है,
तो कभी कभी इसमें करेक्ट इनकरेक्ट आता है कि स्पेशल रेजोल्यूशन वो होता है विच इज़ रिक्वायर्ड टू बी पास्ड बाय 2/3 मेजोरिटी। आंसर है नो, इट इज़ इनकरेक्ट। 2/3 नहीं है, 3/4 है, 3/4 मेजोरिटी है। 2/3 यानी 66.66% हो जाएगा। ये 66% से नहीं होता, 75% हो, ठीक है, इंक्लूड 75%। 100 में से अगर 75 लोगों ने भी हाँ बोले तो चलेगा, 76 होने की ज़रूरत नहीं है, 75 भी चलेंगे। तो वेयर द वोट्स कास्ट इन फेवर ऑफ द रेजोल्यूशन आर रिक्वायर्ड टू बी नॉट लेस देन 3 टाइम्स, तो कम से कम 3 होना, नॉट लेस देन 3 या उससे ज़्यादा, 3 times the number of votes cast against the resolution by members so entitled and vote। तो ये फिर शो ऑफ हैंड से हो, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से हो, पोल से हो, मेंबर्स के द्वारा हो, या अगर कहीं पे प्रॉक्सी अलाउड है तो प्रॉक्सी के द्वारा भी चलेगा, पोस्टल बैलेट हो, किसी भी प्रकार से हो, हर केस में वोट्स कास्ट इन फेवर शैल बी 3 times एट लीस्ट फ्रॉम दी वोट्स कास्ट अगेंस्ट। ठीक है, अगर वो 3 गुना है, 3:1, दैट मीन 75%, तो ये हो गया स्पेशल रेजोल्यूशन। ठीक है, तो ऐसा है। बाकी ये अभी पढ़ने के हम स्पेशल नोटिस, रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन, ये आगे देखेंगे, एंड पोस्टल बैलेट अभी देखेंगे, 117 भी देखने के। समझा क्या यहाँ तक? कोई डाउट? तो ये लाइन से चलेंगे वैसे हम, तो 7 तो देख चुके हैं, वोटिंग बाय ऑफ हैंड, एक 108 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, पोल बाय पोल, 110 पोस्टल बैलेट, वोटिंग बाय पोस्टल बैलेट है, 111 अभी पढ़ने के, सर्कुलेशन ऑफ मेंबर्स रेजोल्यूशन है, ये बाद में देखेंगे। 112, 113, 114 याद है क्या किसी को? 112, हाँ हाँ, रिप्रेजेंटेटिव्स, तो रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर in case of general meeting, and representatives of body corporates in general meeting and creditors meeting, जनरल मीटिंग में भी और यहाँ क्रेडिटर मीटिंग में भी। और 114 अभी जो पढ़ा हमने, 114 ऑर्डिनरी एंड स्पेशल रेजोल्यूशन। ठीक है, तो ये 114 पे भी क्वेश्चन आते हैं, सिंपल एक आध मार्क के रहेंगे। रिप्रेजेंटेटिव्स वगैरह ये अलग से नहीं आते, बट प्रॉक्सी जब पूछेंगे तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नर और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट ये उसके साथ आ जाएगा, अलग से नहीं आते हैं। वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स पे क्वेश्चन ऐसे डायरेक्टली नहीं पूछा जाता, हैंड्स क्या कुछ है ही नहीं उसमें, सिंपल है, शो ऑफ हैंड से वोटिंग करते हैं, इस पर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ई वोटिंग पे एक आध बार प्रोसेस पूछी गई है, पोस्टल बैलेट पूछी गई है, पोल पूछा जाता है कभी कभी, पोल कौन डिमांड कर सकता है, कब कर सकता है, ये हम पोल के ऊपर डिस्कशन करेंगे। फिर 115 स्पेशल नोटिस है, ये बचा है अभी मैं लिखता भी नहीं हूँ, ये लिखेंगे अपन साथ में। 115, 116, 117, 118, 19, 120, 121, 122, बस इतने पढ़ना है अपने को। तो लगभग 50% हो रहे हैं अभी, फिर बचे हुए तो 122 तक के पढ़ना है। 123 से नेक्स्ट चैप्टर चालू होता है, तो हम चैप्टर वाइज अगर देखें तो ठीक है, तो डिविडेंड वाला चैप्टर चालू होता है 123 से, 123, 124, 127 तक, वहाँ पे डिविडेंड रहेगा। फिर उसके बाद 128 से बुक्स ऑफ अकाउंट्स चालू होते हैं, वो चलेगा 138 तक, 139 से 148 तक के चलेगा ऑडिट एंड ऑडिट में भी काफ़ी चेंजेस हो रहे हैं। अभी शायद आपकी एग्ज़ाम आते तक के और चेंजेस हो जाए। अभी इट इज़ प्रपोज्ड कि ऑडिटर, अभी 2 ऑडिटर रहेंगे कंपनी में, बड़ी जो कंपनीज़ हैं। अभी तक क्या होता है, एक ऑडिटर होता है, तो एक ऑडिटर पूरा ऑडिट करता है,
कंपल्शन नहीं है, आप 2 भी रख सकते हो, लेकिन अब कंपलसरी 2 रखने के इनके एक सुझाव है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि निष्पक्ष भाव से काम हो सके, तो अभी रोटेशन का एक प्रोविजन लाया था। क्या होता था पहले, तो एक ऑडिटर ही कई साल से ऑडिट कर रहा है, 25-30 साल से एक ही ऑडिटर ऑडिट कर रहा है। ऐसे केस में फ्रॉड होने के चांस और बढ़ जाते हैं, क्योंकि ऑडिटर की इतनी अच्छी जान पहचान हो जाती है कंपनी से, और उसको कोई रिस्क नहीं होता, उसको पता है कंपनी मुझे निकालेगी नहीं। इसलिए कंपलसरी प्रोविजन लाया रोटेशन का। जो बड़ी कंपनीज है उनको रोटेशन करना पड़ता है। 5 साल हो गए तो आप इस ऑडिटर को आप अपॉइंट नहीं कर सकते, दूसरे को लाओ। फिर दूसरा आया, उसके बाद फिर 5 साल बाद वो 5 साल रहेगा, फिर 5 साल बाद वो नहीं रहेगा, फिर आप तीसरे को लाओ, या पहले को वापस ला सकते, इसीलिए इसको रोटेशन बोलते। तो ये इसीलिए बोला था ताकि फ्रॉड वगैरह ना हो पाए, क्योंकि दूसरा ऑडिटर आएगा ये मुझे पता है, तो मैं अपना काम और अच्छे से करूंगा, नहीं तो वो पकड़ लेगा कुछ गलतियां जो मैंने किया हूँ, इसलिए डर रहता है। तो ये प्रावधान लाए थे ऑडिटर में। अब एक नया प्रावधान ला रहे हैं कि 2 ऑडिटर रहेंगे, एक बड़ी फर्म और एक छोटी फर्म। तो ऐसा 2 ऑडिटर करके हम रखेंगे, तो ऐसा अभी लाने का चल रहा है, जिसमें एक ऑडिटर बड़ी फर्म रहेगी कंपनी के लिए और एक छोटी फर्म रहेगी, क्योंकि 2 ऑडिटर अलग अलग है। ऐसे केस में अगेन थोड़ा और चांस कम हो जाता है फ्रॉड करने का। कुछ गड़बड़ हो भी रही, एक ऑडिटर बोल रहा है जाने दो, तो दूसरा ऑडिटर ऑब्जेक्ट कर सकता है, इसलिए 2 ऑडिटर लाने का भी चल रहा है। तो शायद आपके एग्जाम आते तक के ये अमेंडमेंट आ जाएगा। ये एक मेजर अमेंडमेंट हो जाएगा, बहुत ही मेजर अमेंडमेंट में 100% क्वेश्चन आएंगे ही। अगर ये हो जाता है, अमेंडमेंट लग जाता है, तो 100% क्वेश्चन भी पास होने का है। अमेंडमेंट के लिए उसका पूरा बिल प्रेजेंट होगा, पास होगा, बट एक्सपेक्टेड है ये जल्दी हो जाएगा, शायद 2 महीने के अंदर हो जाए, देखते हैं। तो है चेंजेस, अभी तक बिल प्रेजेंट होने का है, ड्राफ्ट आ चुका है अभी। ये ड्राफ्ट वगैरह पढ़ते रहे तो अपने को पता रहता है ऐसा सब हो रहा है, ये चेंजेस होने की अभी संभावना। चलो, तो ये हो गया रेजोल्यूशन के बारे में। कोई डाउट यहाँ तक के? 9 वाले भी हैं? लेकिन एकदम से बढ़ जाते, ज़्यादा हो जाता। ठीक है, एब्सोल्यूट यानी टोटल जितने मेंबर्स है सबको अगर हम गिन रहे तो एब्सोल्यूट कहलाता है। एब्सोल्यूट यानी 100%, 100% मेंबर्स को गिनो फिर वोटिंग गिनो, तो वो एब्सोल्यूट कहलाता है। यहाँ एब्सोल्यूट नहीं लगता, यहाँ सिंपल मेजोरिटी लगता है। ठीक है, कभी इस पर भी करेक्ट इनकरेक्ट आ सकता है कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में आपको एब्सोल्यूट मेजोरिटी लगती है, तो नहीं, इट इज़ रिक्वायर्ड ओनली सिंपल मेजोरिटी इज़ रिक्वायर्ड, एब्सोल्यूट की ज़रूरत नहीं। हाँ, वो देखेंगे अपन बाद में। के लिए एक आसान सेक्शन बताऊंगा मैं, एक सेक्शन याद रखोगे आप, उसको आप 10 जगह यूज़ कर सकते हैं। सेक्शन नंबर 24 पढ़ेंगे अपन से। इनका सवाल है कि एग्जिट ऑप्शन देते हैं तो क्या प्राइस पे देंगे, मार्केट प्राइस पे देंगे कि क्या। तो सरकार इतना ध्यान रखती है तो वो खुद डिसाइड करवाएगी कि कैसा क्या एग्जिट प्राइस निकाल। तो ऐसा नहीं कि आपको कोई भी दाम में एग्जिट करने बोल, प्रॉपर रूल्स वो अपन देखेंगे। चलो वोटिंग पे आते हैं, शो ऑफ हैंड्स। ठीक है, अब शो ऑफ हैंड से जब वोटिंग होती है ना, तो एक प्रॉपर वोटिंग नहीं होती, क्योंकि शो ऑफ हैंड्स क्या है ना, 1 पर्सन 1 वोट का कॉन्सेप्ट लगता है। पेज नंबर 18 पे आए हैं हम, तो इसीलिए पोल डिमांड करने का एक कॉन्सेप्ट लाया गया। पोल का मतलब है कि मुझे लगता है कि शो ऑफ हैंड से प्रॉपर वोटिंग नहीं हुई, तो शो ऑफ हैंड्स में सबको 1 वोट मिल गया, जबकि मेरे पास 1 लाख शेयर है बट मुझे 1 ही वोट मिला। किसी के पास 10 शेयर है, उसको भी 1 वोट मिल रहा है, तो ये तो गलत हो गया, डेमोक्रेसी के खिलाफ है। अपन तो डेमोक्रेटिक नेशन में रहते हैं, तो ये तो गलत है। तो मुझे जितने वोट है उतना अधिकार तो मिलना चाहिए, इसीलिए पोल डिमांड करने का अधिकार दिया गया। पर क्या कोई भी पोल डिमांड कर सकता है क्या? मेरे पास 2 शेयर है, मैं बोलता हूं पोल डिमांड किया जाए, पोल डिमांड किया जाए, तो मेरे को नहीं सुनेंगे, क्योंकि 2 शेयर है मेरे पास, 1 वोट मिल रहा था, 2 मिलेंगे, तो मेरे को नहीं सुनेंगे। तो एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ शेयर होना चाहिए, तो कोई भी व्यक्ति पोल डिमांड नहीं कर सकता। तो पोल डिमांड करने के लिए 1/10 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर होना चाहिए। तो 1/10 ये अकेले के पास हो तो भी चलेगा, या मिल के भी रहा तो चले। तो मिल के अगर समझो 20-25 लोग हैं, वो लोग मिल के बोल रहे हैं कि हमको पोल पे वोटिंग करवाना है, तो ऐसे केस में उन लोग अगर बोलते हैं तो भी किया जा सकता है एग्रीगेट। तो इंडिविजुअली भी चलता है या एग्रीगेट भी चलता है। वो लोग बोलेंगे जब पोल डिमांड करना है तो
अगर मेजर शेयर होल्डर्स हैं वो तब वो लोग बोल सकते, छोटे मोटे शेयर होल्डर नहीं बोल सकते। वैसे भी एक वोट मिल रहा था, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिलेंगे, 50 मिलेंगे, और क्या। छोटे शेयर होल्डर्स को ये अधिकार नहीं है। 1/10 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर वाले मेंबर्स ये बोल सकते, ठीक है। तो डिमांड फॉर पोल बिफोर और ऑन डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट दोनों टाइम किया जा सकता है। तो एक तो रिजल्ट डिक्लेयर हो गया और हमको लग रहा है ये गलत हुआ, तब हम कर सकते हैं। या रिजल्ट डिक्लेयर होने का ही है, हमको लग रहा है शो ऑफ हैंड से यहाँ चालू है जो प्रोसेस, इसमें गड़बड़ होगी, तो हम तभी भी बोल सकते हैं कि शो ऑफ हैंड्स बंद करो और पोल के द्वारा वोटिंग करो। तो तुरंत वोटिंग होने के पहले भी किया जा सकता है, या इवन वोटिंग के लिए रखने के पहले भी बोल सकते हैं हम कि ये डिसीजन जो है ये पोल से किया जाए, तो इसमें शो ऑफ हैंड्स पे नहीं लगेगा, ठीक है। तो अगर कोई पोल डिमांड करता है तो वो पोल चेयरमैन तुरंत लेता है, 2 पोल। बाकी के पोल जो है उसके लिए टाइम दिया गया है, क्योंकि इट इज़ नॉट पॉसिबल कि तुरंत पोल लिया जा सके। सबको पेपर्स बांटे जाएंगे, लोग वोट करेंगे, तो इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसीलिए ये तुरंत नहीं रखते हैं, फिर इसको फिर हम रोक देते हैं। हम बोलते हैं ठीक है, इसमें पोल डिमांड हुआ है तो ये डिसीजन हम बाद में लेते हैं, पहले शो ऑफ हैंड्स वाले निपटाते हैं, आखिर में फिर ये वाला काम हम करते हैं। उसमें भी अगर आज नहीं हो पाया तो हम कल भी कर सकते हैं। तो हमको टाइम रहता है, तो 48 आवर्स का टाइम है, विद इन 48 आवर्स हमने कंप्लीट करना है। आज नहीं हो पाया, कल रखो, परसों रखो, ये भी चले, ठीक है। तो 48 आवर्स ये पोल के लिए टाइम है, लेकिन 2 पोल तुरंत ही होना चाहिए। एक जिसमें हम चेयरमैन को रिमूव करके दूसरे को अपॉइंट करना, जैसे शो ऑफ हैंड से चेयरमैन अपॉइंट हो गया, पहले पूछा गया कौन कौन शशांक शर्मा को अपॉइंट करना चाहते हैं, अब लोगों ने शो ऑफ हैंड से अपॉइंट कर दिए। फिर अब लोगों को लगा, किसी एक को लगा कि नहीं ये गलत हो गया, वो बोलता है कि नहीं ये चेयरमैन को नहीं चाहिए, मुझे दूसरा चेयरमैन चाहिए, तो वो पोल डिमांड करता है, तो शो ऑफ हैंड कैंसिल हो जाएगा और फिर पोल से फिर डिसीजन होगा। ये तुरंत लेना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक चेयरमैन ही नहीं होगा तो आप डिसीजंस नहीं ले सकते, और ये चेयरमैन को मना कर दिया है किसी ने, तो ऐसे केस में ये वाला डिसीजन तुरंत होगा। इसमें फिर पोल डिमांड होगा, तुरंत ये डिसीजन होगा, तुरंत बैलेट पेपर्स बांटेंगे, तुरंत तुरंत लोग वोटिंग करेंगे और डिसीजन बताया जाएगा। फिर जो नया व्यक्ति अपॉइंट हुआ है चेयरमैन, वो आगे मीटिंग को चलाएगा। तो पुराना जो शो ऑफ हैंड्स का था, वो पहले रेजोल्यूशन तक के चेयरमैन है, जब तक के वोटिंग बाय पोल नहीं होती तब तक वो चेयरमैन है। जब वो वोटिंग बाय पोल हो जाएगी तब फिर दूसरा चेयरमैन अपॉइंट। तो ये एक डिसीजन जो तुरंत लेना पड़ता है, और दूसरा डिसीजन जिसमें आपको मीटिंग को एडजर्न करना है, ये भी तुरंत लेना। बाकी के जो डिसीजन है उसको 48 आवर्स का टाइम होता है। ये दो, एडजर्नमेंट ऑफ मीटिंग इसके लिए तुरंत लेना है, या फिर अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन ये तुरंत लेना है। बाकी के 48 आवर्स का टाइम है, 48 आवर्स फ्रॉम डिमांड। अब ये डिमांड कौन कर सकता है? तो या तो मेंबर भी कर सकते हैं, या चेयरमैन को खुद को लग रहा है तो वो सुओ मोटो भी कर सकता है। सुओ मोटो मीन्स खुद से, किसी और के बोले बिना वो खुद बोल सकता है कि नहीं नहीं ये तो गड़बड़ हो रही है, तो एक काम करते हैं, इसको पूल से अपन डिसाइड करते हैं। तो चेयरमैन सुओ मोटो भी कर सकता है। इसके लिए फिर उसके पास 1/10 पावर हो इसकी जरूरत नहीं, चेयरमैन खुद करना चाहे तो खुद भी कर सकता है। और अगर मेंबर बोलते हैं कि नहीं नहीं यहाँ पोल डिमांड कर रहे हैं हम, तो ऐसे केस में फिर 1/10 वोटिंग पावर होना अनिवार्य। तो वही दिया है, एक्चुअल वर्डिंग्स ऑफ द एक्ट है, पढ़ रहे हैं हम। बिफोर ऑन ऑन डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ वोटिंग ऑन एनी रेजोल्यूशन ऑन शो ऑफ हैंड्स, तो शो ऑफ हैंड से वोट हो भी गया है, डिसीजन हो भी चुका है, तो भी अब पोल मे बी ऑर्डर्ड, पोल ऑर्डर किया जा सकता है, टू बी टेकन बाय चेयरमैन आइदर ऑन इट्स ओन मोशन, ऑन हिज ओन मोशन, मोटो खुद से, एंड शैल बी टेकन। तो देखो पहले लिखा है मे बी ऑर्डर्ड ऑन इट्स ऑन हिज ओन मोशन, एंड यहां लिखा है शैल बी, कंपल्शन है, ऑर्डर्ड टू बी टेकन ऑन डिमांड। तो लोग बोलेंगे तब तो करना ही पड़ेगा, ऑन डिमांड, डिमांड मेड बाय, मेड इन दैट बिहाफ, इन केस द कंपनी इज हैविंग शेयर कैपिटल, अगर आपके पास शेयर कैपिटल है। तो यहां दो रिक्वायरमेंट बोली है, अगर कंपनी इज हैविंग शेयर कैपिटल तो एक रिक्वायरमेंट है 1/10 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर, दैट मीन्स 10% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। और दूसरा बोल दिया है, दूसरा वो व्यक्ति जो कम से कम 5 लाख के पेड अप कैपिटल होल्ड कर रहा है, होल्डिंग एग्रीगेट पेड अप कैपिटल, प्रभाव।
मेरे पास अगर 5 लाख की शेयर होल्डिंग है, पेड अप कैपिटल है, तो भी मैं कर सकता हूँ। 5 लाख का पेड अप कैपिटल बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, क्योंकि पेड अप कैपिटल वर्ड यूज़ किया है, मार्केट प्राइस से बात नहीं कर रहे हम बोल रहे हैं एग्रीगेट सम जो पे किया गया है 5 लाख रुपए, तो एग्रीगेट सम पेड अप होना चाहिए। ठीक है, दैट मीन्स 5 लाख की नॉमिनल वैल्यू के हिसाब से देखेंगे। मार्केट में कोई भी वैल्यू हो, मार्केट में आज रिलायंस का शेयर 2,500 रुपये का है, लेकिन ये जो 5 लाख है ये 2,500 जोड़ के नहीं देखेंगे हम। 5 लाख देखेंगे उसकी जो फेस वैल्यू है 10 रुपये के हिसाब से। 10 रुपये के हिसाब से जब हम देखेंगे तो बहुत ज़्यादा अमाउंट के शेयर्स हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हम ये जो देख रहे हैं एग्रीगेट सम ऑफ 5 लाख, ये पेड अप अमाउंट के हिसाब से देखें, इट इज़ नॉट एज पर मार्केट प्राइस। मैं मार्केट में जाके 5 लाख के रिलायंस के शेयर खरीद लूंगा तो मुझे ये राइट नहीं है, तो मुझे 5 लाख की फेस वैल्यू के होना चाहिए। ठीक है, तो इन सिंपल टर्म्स अगर 10 रुपये का शेयर है तो ये शेयर मुझे 5 लाख के होना चाहिए, तो दैट मीन्स मेरे पास कम से कम 50,000 शेयर्स होना चाहिए। अगर हम मार्केट प्राइस से देखेंगे तो हो सकता है कि उसका मार्केट प्राइस 5,000 रुपये है, होता है 5,000 रुपये का मार्केट प्राइस। तो 5,000 के भाव से हम नहीं देखेंगे, हम 5,000 के हिसाब से बोलेंगे चलो हम 100 शेयर होल्ड कर लेते हैं, तो ये नहीं चलेगा। दिस इज नॉट अलाउड। आपको पेड अप कैपिटल के हिसाब, इसके हिसाब से मुझे 50,000 शेयर होल्ड कर, और ऐसे 50,000 शेयर होल्ड करूंगा यानी बहुत ज़्यादा बड़ा इन्वेस्ट शेयर होल्ड। ठीक है, बाकी नहीं तो मार्केट में जाके 5 लाख के शेयर्स तो कोई भी खरीद ले, बट वो मार्केट के प्राइस के 5 लाख नहीं है, 5 लाख है फ्रॉम दिस अमाउंट पेड अप वैल्यू। ठीक है, तो before or on declaration of the result of voting of any resolution by show of hands, a poll may be ordered to be taken by the chairman on his own motion, या फिर and it shall be compulsory है taken on demand, डिमांड की गई है किसके द्वारा, in case the company is having share capital, तो by members present in person or by proxy, वहां के लोग होना चाहिए present in person, present। तो बाकी हर यहाँ भी एब्सोल्यूट नहीं देखेंगे, जितने लोग वहां हैं उनमें से 10% वोटिंग पावर। ठीक है, तो प्रेजेंट इन पर्सन और इवन प्रॉक्सी को अधिकार होता है, प्रॉक्सी भी कर सकता है, एंड हैविंग नॉट लेस देन 10%, 1/10 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर, और होल्डिंग शेयर्स ऑन विच एग्रीगेट सम ऑफ नॉट लेस देन 5 लाख रुपीज और सच हायर एज में बी प्रिस्क्राइब्ड हैज बीन। जब ऐसे वर्ड्स होते हैं एज में बी प्रिस्क्राइब, तो हमको रूल्स में देखना पड़ता है। एट प्रेजेंट रूल्स में ऐसा कुछ प्रिस्क्राइब नहीं किया है, रूल्स में भी 5 लाख ही बताया गया है। 5 लाख की अगर पेड अप कैपिटल आप होल्ड कर रहे हो तो आप पोल डिमांड कर सकते हो, एग्रीगेट भी चलेगा, आप अकेले हो जरूरी नहीं, एग्रीगेट 10 लोग मिलके अगर इतने होल्ड कर रहे हैं तो वो भी डिमांड कर सकते। ठीक है, या फिर 10% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर, वो लोग प्रेजेंट है मीटिंग में। और इन केस ऑफ अदर कंपनी जहां शेयर कैपिटल नहीं है, नो शेयर कैपिटल, तो ऐसे केस में सिंपल है, भले शेयर कैपिटल नहीं है उनके केस में भी तो वोटिंग होगी, तो यहाँ पे सिंपल एक ही रूल है 10% ऑफ टोटल वोट, क्योंकि यहाँ 5 लाख का रूल नहीं लगेगा, शेयर कैपिटल है ही नहीं, तो 5 लाख के शेयर्स होल्ड करने की बात नहीं है। ठीक है, तो इन केस ऑफ एनी अदर कंपनी, अदर मीन्स अदर देन हैविंग शेयर कैपिटल, पर बोल दिया शेयर कैपिटल वाली, अदर कंपनी है नो शेयर कैपिटल वाली, by any member or members present in person or proxy were allowed and having not less than 1/10 of the total vote। ठीक है, अब किसी ने पोल डिमांड किया बट उसको लग रहा है कि जबरदस्ती का हो जाएगा, जाने देते हैं, इतना मोटा डिसीजन है, तो वो विड्रॉ भी कर सकता है कि जबरदस्ती प्रोसेस बढ़ेगी, टाइम लगेगा, कल फिर आना पड़ेगा, इसीलिए वो विड्रॉ भी कर सकता है, कोई खास काम का नहीं है पॉइंट। द डिमांड फॉर अ पोल मे बी विड्रॉन एट एनी टाइम बाय द पर्सन हु हैज मेड द। फिर 2 डिसीजंस आपको तुरंत लेना पड़ता है, ये मैंने आपको बताया, पोल डिमांडेड फॉर एडजर्नमेंट ऑफ मीटिंग और फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन ऑफ द कंपनी ऑफ द मीटिंग शैल बी टेकन, ये इमीडिएट होगा तुरंत। इसके अलावा कोई है, अ पोल डिमांडेड ऑन एनी क्वेश्चन अदर देन एडजर्नमेंट ऑफ मीटिंग और अपॉइंटमेंट ऑफ के अलावा शैल बी टेकन नॉट लेटर देन 48 आवर्स एज द चेयरमैन ऑफ द। ठीक है, फिर वेयर अ पोल इज टू बी टेकन, चेयरमैन ऑफ द मीटिंग शैल अपॉइंट सच नंबर ऑफ मेंबर। ये मैंने आपको चेयरमैन जब पढ़ाया था तब बताया था कि चेयरमैन खुद यहाँ से उठेगा जाएगा सबको बैलेट पेपर बांटेगा, ऐसा नहीं करते हैं। चेयरमैन क्या करेगा, वो लोगों को अपॉइंट कर देगा, यहाँ से एक को उठाएगा, हाँ तुम इधर आओ, ये लो बैलेट पेपर अपने रो में बांट दो,
इधर से एक को उठाएंगे, इधर आओ, ये लो बैलेट पेपर बांटो। तो इसको जितने लोग लग रहे हैं, बहुत सारे मेंबर है तो 10 लोग अपॉइंट कर लेगा, कम मेंबर है तो 2 लोगों को अपॉइंट कर लेगा। जितने भी लगते हैं उतने लोगों को अपॉइंट करने की जिम्मेदारी इसकी है। वो लोगों से फिर वोटिंग करवाएगा, उनसे वापस बैलेट पेपर वापस लिए जाएंगे, काउंटिंग कराई जाएगी। ये सब वो खुद करे ज़रूरी नहीं, वो किसी व्यक्ति को अपॉइंट कर सकता। तो वो चीज़ क्लैरिफाई की है। जब पोल लेना है, चेयरमैन ऑफ द मीटिंग शैल अपॉइंट सच नंबर ऑफ पर्सन जितनी उसको जरूरत है, एज डीम्स नेसेसरी। तो भले ही शैल वर्ड यूज किया है, बट अगर जरूरत नहीं है तो वो नहीं भी अपॉइंट कर सकता है। उसको लग रहा है 25-30 लोग बैठे हैं, मैं ही कर देता हूँ इतना काम, खुद कर सकता। तो स्क्रूटनाइज दी पोल प्रोसेस, तो वो स्क्रूटनाइज करेगा प्रॉपर हो रहा नहीं हो रहा। तो एक व्यक्ति को अपॉइंट करेंगे, एक या एक से ज़्यादा, जो ये देखेगा प्रॉपर बैलेट पेपर बांटे, उसमें वोटिंग कर रहे हैं लोग, फिर वो कलेक्ट करेगा, वापस लाके देगा। एंड वोट्स गिवन ऑन द पोल एंड टू रिपोर्ट देयर ऑन, और वो रिपोर्ट बना के ये दे देगा चेयरमैन को कि इतने बैलेट पेपर्स आए, इसमें इतने लोगों ने हाँ बोला, इतने लोगों ने ना बोला। वो तुरंत रिपोर्ट बनाएगा और तुरंत लाके दे देगा। चेयरमैन ऑफ द मीटिंग शैल हैव द पावर टू रेगुलेट द मैनर इन विच द पोल शैल बी टेकन। वो खुद डिसाइड कर सकता है कौन सा पोल कैसे लेना। ठीक है, वो बोल सकता है ये पोल कल लेंगे, ये परसों लेंगे, तो वो कर सकता है। द रिजल्ट ऑफ पोल शैल बी डीम टू बी द डिसीजन ऑफ द मीटिंग ऑन द रेजोल्यूशन ऑन विच द पोल वॉज टेकन। तो जो दिन मीटिंग थी, जैसे मीटिंग थी आज, समझो आज है 21 तारीख, आज मीटिंग थी, अब पोल डिमांड किया, अब टाइम है हमारे पास कि हम इसको 23 तक के ले सकते हैं। तो एक्चुअल में 23 तारीख को वोटिंग हुई, 23 तारीख को डिसीजन प्राप्त हुआ, डिसीजन पता लगा, बट हम मान लेंगे कि डिसीजन कहाँ हुआ है, किस तारीख को हुआ। तो 21 विल बी दी डेट ऑफ डिसीजन। भले ही एक्चुअल में 23 तारीख को डिसीजन हुआ, बट इट विल बी डीम्ड कि 21 को ही डिसीजन। तो द रिजल्ट ऑफ द पोल शैल बी डीम्ड टू बी द डिसीजन ऑफ द मीटिंग ऑन द रेजोल्यूशन ऑन विच द पोल वाज टेकन। तो ये पूरे सेक्शंस हो गए। अब आगे जो दिया है ये सिंपल आपको रीजन बताया है, वैसे मैंने आपको बता चुका हूँ। इन एनी जनरल मीटिंग वोट इज टेकन फर्स्ट बाय शो ऑफ हैंड्स। तो जनरल रूल है, शो ऑफ हैंड से पहले वोटिंग होती है। फिर अगर कोई व्यक्ति को लगता है कि शो ऑफ हैंड सही नहीं है, क्योंकि शो ऑफ हैंड्स में 1 पर्सन 1 वोट मिले, तो ये गलत भी लग सकता है, 1 पर्सन 1 वोट नहीं मिलना चाहिए, जितने शेयर्स हैं उतनी वोटिंग मिलना चाहिए। तो इसीलिए वो डिसाइड कर सकता है कि पोल ऑर्डर किया जाए। इन एनी जनरल मीटिंग वोट इज टेकन फर्स्ट बाय शो ऑफ हैंड्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ। तो शो ऑफ हैंड्स में प्रिंसिपल होता है 1 मेंबर 1 वोट। Shareholders present at the meeting indicate their views by raising their hands, as voting by show of hands may not always reflect the opinion of member upon a value basis। वैल्यूएशन के हिसाब से यहाँ वोटिंग नहीं हो रही है, इसीलिए सेक्शन 109 ये आपको अलाउ करता है कि आप डिमांड कर सकते हैं। बिफोर और ऑन डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट of the voting on any resolution by show of hands, the chairman may order suo moto, यानी खुद से, that poll may be taken, poll be taken, but when demand for the poll has been made, he must do। तो यहाँ पे एक जगह may वर्ड है, एक जगह must है। तो may का मतलब होता है it is allowed, वो कर सकता है, तो it is enabling। जबकि must है या shall वर्ड है तो it is mandatory। ठीक है, तो ये भी कुछ रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन होते हैं जो अभी तक तो इंटर में है, बट अब जैसे इंटर का कोर्स बदलेगा तो ये रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन हट जाएंगे। नहीं तो ये रूल्स भी आपको पढ़ना पड़ता है, एक इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट करके टॉपिक है, में रहता है, बट अगर नया कोर्स आएगा तो ये रूल्स हटने। ठीक है, तो मे का मतलब है इट इज़ अलाउड, इट इज़ एनेबलिंग, इसको हम बोलते हैं एनेबलिंग प्रोविजन, तो इट इज़ अलाउड। डायरेक्टरी भी बोल सकते हैं। और जब शैल वर्ड यूज करते हैं तो इट इज कंपल्शन, मैंडेटरी। तो ये भी पढ़ना पड़ता है हमको, मे का क्या मतलब है, शैल का क्या मतलब है। कभी कभी हम मे को शैल भी पढ़ते हैं, भले मे वर्ड यूज किया है बट हम उसको मीनिंग देते टाइम शैल मीनिंग देते, तो ऐसे भी वर्ड्स होते हैं। तो ये सब आपको अभी तो है बट शायद हट जाए, बट वो होना चाहिए, काफ़ी कुछ सीखने को। हाँ, अब यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लो। पे क्वेश्चन आ सकता है आपको, ये वाले पॉइंट पे आ सकता है कि
कितने लोग बोल सकते हैं पोल के लिए? 1/10 टोटल वोटिंग पावर के, यानी 10%। ठीक है, जो लोग वहाँ प्रेजेंट है उनमें 10% होल्डिंग होना चाहिए, वो लोग बोल सकते हैं, या फिर 5 लाख का जो शेयर कैपिटल होल्ड कर रहे हैं। 2 पोल इमीडिएट होते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन का, ये तुरंत होना चाहिए, एंड एडजर्नमेंट ऑफ मीटिंग का। कोई बोल रहा है कि मीटिंग आज नहीं लेके अपन अगले हफ्ते रखते हैं, तो वो बोलता है पोल डिमांड किया जाए और पोल के हिसाब से डिसीजन लिया जाए। तो फिर चेयरमैन इसको वोटिंग पे रखेगा कि कौन कौन व्यक्ति बोल चाहता है, अब बैलेट पेपर से होगा, पेपर बांटेंगे कि कौन कौन व्यक्ति चाहता है मीटिंग अगले हफ्ते एडजर्न हो जाए, ये बैलेट पेपर पे आप उस पर वोटिंग करो। बैलेट पेपर बांटे जाएंगे, लोग उस पर वोटिंग करेंगे, ये वोटिंग तुरंत होनी चाहिए, ये और चेयरमैन वाली 2 वोटिंग तुरंत होगी। बाकी सब वोटिंग के लिए टाइम दिया गया है 48 आवर्स। ठीक है, तो ये देखा अपन ने। इसके बाद चेयरमैन में अपॉइंट एनी पर्सन स्क्रूटनाइज करने के लिए कि कैसे पोल हो रहा नहीं हो रहा प्रॉपर, सब चीज़ के लिए। एंड फाइनल डिसीजन जो है वो भले ही मीटिंग के बाद में पता लगता है, लेकिन हम मान लेते हैं कि ये उसी दिन हो गया जिस दिन मीटिंग थी। कोई डाउट? कोई भी डाउट? ठीक बताना था बट अब ठीक है, अगली तो ऐसा होता है ना, अभी बैक टू बैक क्लासेस है और 9 बजे का टाइम थोड़ा लेट हो ही जाता है। मैं आके बैठा भी रहता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं लेट आता हूँ, मैं आ जाता हूँ। तो आपने तो देखा ही ना, मैं क्लास लेते रहता हूँ, फिर वो थोड़ा उधर चले गए तो सब बातें चलती रहती है, तो बीच से उठ के आना मेरे को होता नहीं। कुछ लोग रहते हैं उठ जाते चले जाते हैं, लेकिन अच्छा नहीं लगता ना, बातें चल रही है और मैं उठ के आ जाऊँ। मैं सोचा था एक बार का अंदर जाऊँ ही नहीं, डायरेक्ट बाहर से आ जाऊँ, तो चलो एक बार मिल के तो आ ही जाए, फिर मिल के आ गए तो टाइम लग गया। ठीक है, कोई बात नहीं, अर्ली बर्ड वाले हैं अपन। बाकी रेगुलर वाली तो ऐसी बैच रहती है, वहाँ तो बिल्कुल टाइम टाइम टू टाइम ही चलती है। आपको पवन सर एकदम डॉट उतने ही बजे छोड़ते दिखेंगे। अगर लिखा है 2 बजे तो 2 बजे ही छोड़ा जाएगा। अगर 1 मिनट बचा भी है तो सर वो यूज़ करेंगे किसी ना किसी, और फिर वो 2 बजे छोड़ेंगे। फिर अगर मेरी क्लास 2:10 की है तो मैं 2:10 को पहुँचूंगा ही, बराबर 2:10 को आऊँगा, हंसी चालू होगी। और फिर ख़त्म होने का टाइम नहीं होता, होता है लेकिन आपकी बैच में नहीं होगा, क्योंकि आपकी बैच जो होती है उसमें शाम को इवनिंग क्लासेस नहीं होती। जो इसके पहले वाली बैच होती है उसमें 11-12 CBSE की क्लासेस होती हैं, तो उसके कारण हमको बराबर 3:45-3:50 पे ख़त्म करना ही पड़ता है, क्योंकि 4 बजे से वाले बच्चे आ जाते हैं। बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, मैं 5 बजे, 5:30, 6 बजे तक भी ले सकता हूँ, तो ज़रूरत नहीं पड़ती, बट बता रहा हूँ। पिछले बार मेरे को पड़ी थी ज़रूरत, पिछले बार यानी ये बैच में नहीं, इसके पहले वाली बैच में तो टाइम लिए थे हमने, 5:30 तक भी लिए थे। और बोर नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि एकदम प्रेशर आएगा, ईजी है चीज़ें। ईजी, वैसे हर चीज़ ही ईजी है, कोर्स बहुत वास्ट, और कुछ नहीं है। दिक्कत कुछ नहीं होती, सिर्फ कोर्स इतना ज़्यादा होता है कि अपने को लगता है कैसे होगा, कैसे पढ़ पाएंगे, तो इसीलिए अपन पहले से रूपरेखा बना के रखो तो आगे चल के बहुत आसान हो जाएगी। देखते हैं, आपको क्वेश्चन बैंक तो मिल ही रहा है, जिसके थ्रू आप आराम से 55 तक तो ला ही लेंगे, 50-55 आराम से मिल जाएंगे सिर्फ क्वेश्चन बैंक पढ़ के। मैं ये नहीं बोल रहा सिर्फ क्वेश्चन बैंक पढ़ के जाना, ठीक है, तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा। लेकिन अगर सिर्फ क्वेश्चन बैंक भी पढ़े आखिरी में, अगर नहीं मिल रहा है टाइम, कुछ चैप्टर छूट रहे हैं, तो एटलीस्ट क्वेश्चन बैंक तो कर ही लेना, तो आप उसके भरोसे बहुत अच्छा स्कोर कर लो। ठीक है, तो क्वेश्चन बैंक आपका ब्रह्मास्त्र है, यहाँ पे आपको बहुत हेल्प करेगा वो। मैं इंस्टीट्यूट के दिए हुए पूरे आंसर्स वैसे के वैसे दिए हैं, जहाँ मुझे लगता है इंस्टीट्यूट का गलत आंसर है वो भी लिख के दिया है। ऐसा ही आप भी एग्जाम में लिख देंगे, यहाँ पे नोट लिख देना आप कि इंस्टीट्यूट का ये आंसर है सजेस्टेड, बट एज पर लॉ अगर आप उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग समझते हैं तो ये आंसर होना चाहिए। इंस्टीट्यूट गलत आंसर देता है कभी कभी, तो लेकिन अपने को क्लैरिफाई करना है, बोल देना इंस्टीट्यूट ने गलत दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, बोल सकते हो आप। तो अपन ने लॉ पढ़ा है ना, लॉ में क्या सही है अपने को पता है, तो अपन लिख सकते हैं, इसमें कोई गलत नहीं है, आपको मार्क्स मिलेंगे, ऐसा नहीं होगा कि मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, तो ठीक है, चलो तो कंक्लूड करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में हम वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के ऊपर चर्चा करेंगे, पोस्टल बैलेट की सिमिलर प्रोसेस ही है, तो देखते हैं। धन्यवाद।